जी नमस्कार। आज आईएमटी न्यूज़ की इस विशेष परिचर्चा में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कोरोना और कोविड-19 को लेकर के जो तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, तमाम तरह के जो मिसकॉन्सेप्शन चल रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, देखा जाए तो काफ़ी बुरा दौर है। इस तरह का दौर हमने कभी पहले देखा नहीं था और ये जो बीमारी आई है हमारे सामने पिछले कई दशकों से ऐसी कहें कि हम लोगों ने ऐसी बीमारी कभी देखी नहीं थी। जो जिस लॉकडाउन के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इस बीमारी ने जिस तरह से हम सब लोगों को अपने अपने घरों में बांध दिया, अपने अपने घरों के अंदर सीमित कर दिया है और जितनी बड़ी मात्रा में कैजुअलिटीज हो रही हैं, खासकर ये जो सेकेंड फेज का जो कोरोना आया है, कोविड-19 आया है, उससे चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं, चिंता काफ़ी बढ़ गई है, समस्याएं भी काफ़ी बढ़ गई हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं और इसी दौरान कई तरह की भ्रांतियां भी सामने आ रही हैं, कई तरह की के मिसकंसेप्ट सामने आ रहे हैं। तो आम लोगों को ये हमारा जो बेसिकली जो प्रोग्राम है, आम लोगों को जागरूक करने के लिए, आम लोगों को जो सही बात है वो बताने के लिए, सही जानकारी देने के लिए हमने आज इस परिचर्चा को आयोजित किया है। हमारे साथ इस परिचर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। डॉक्टर मोहम्मद अली सीनियर साइंटिस्ट हैं महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर पटना में। काफ़ी लंबा अनुभव इनके पास रहा है। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पीएचडी की है और पिछले करीब 18 सालों से ये इसी क्षेत्र में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी आरटी-पीसीआर जिस टेस्ट की काफ़ी चर्चा है, उस टेस्ट पे रियल टाइम पीसीआर टेस्ट पे इन्होंने काफ़ी पहले से काम शुरू किया था और काफ़ी उस पर इनका काम जो है बेहतरीन काम इनका रहा है। नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में इनके कई रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। तो आज हम जानेंगे ये जो तमाम जो नए नए वेरिएंट्स अभी कोरोना के दिखाई पड़ रहे हैं, वो क्या है, कितने खतरनाक हैं। ये जो वैक्सीन हमारे हम लोग अभी ले रहे हैं वो कितना इफेक्टिव, कई लोगों को ये लगता है कि उतनी इफेक्टिव नहीं है, तो क्या उसमें भ्रांतियां हैं, क्या सच्चाई है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दूसरी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मिली सिन्हा, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। ये इंटीग्रेटिव एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और साथ ही फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर मिली सिन्हा को फाउंडर हैं स्मार्ट स्किन स्टोर की। तो डॉक्टर मिली सिन्हा से हम समझेंगे, जानेंगे कि जो लोग अभी कई तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए भी हम लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो कितनी सही हैं। और अगर हम घर पे, जैसा कि सरकार ने भी कहा है कि कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं, तो वो कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए, किस तरीके से हम घर पे अपना इलाज कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री अनिल निगम जी। अनिल निगम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही डीन हैं आईआईएमटी कॉलेज मैनेजमेंट का जो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है उसका। तो मैं सबसे पहले अनिल निगम जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे अतिथियों का स्वागत करें। जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आईएमटी न्यूज के इस खास परिचर्चा कार्यक्रम में आज अमित जी ने जिस तरीके से परिचय कराया है अभी डॉक्टर मिली सिन्हा, डॉक्टर मोहम्मद अली जी का, आपने देखा कि किस तरीके से वो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल है उन लोगों को, और वो जो उनका एक्सपीरियंस है और नॉलेज है, आज हम उससे रूबरू होंगे। हमारे मन में इस वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं, अनेक इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन है। हम बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसा कि अभी बताया कि डॉक्टर अली का अनुभव है कि आरटी-पीसीआर के बारे में जो उन्होंने कई रिसर्च किए हैं, उनके विभिन्न जो सेगमेंट्स हैं, उनके जो आयाम हैं, तो उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो ये कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है, जिस तरीके से उसने सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस कोविड-19 ने जो कोहराम मचाया है, उसके बाद दूसरी लहर के तहत जिस तरीके की हम चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। हमने, आपने, पत्रकारों ने, यहाँ के प्रशासन ने, सरकार ने, लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि शायद इस तरह की लहर आएगी और इस तरीके से लोग जो है इसका जो है शिकार होंगे। और इसको लेकर के, इसके बारे में जो इसके चाहे वो लक्षण को लेकर के बात हो या इसके उपचार को लेकर के बात हो, और जो इसके बारे में अफरा तफरी का एक माहौल जो पूरे देश में बना है, और जिस तरीके से मीडिया ने भी
कुछ चीजें तो सूचना के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रस्तुत की हैं, लेकिन जिस तरीके से डर और भय का माहौल पैदा किया है, उससे मुझे लगता है कि सभी लोगों को निजात पाने की जरूरत है। और यही हमारा इसी श्रृंखला में इसी उद्देश्य से हमने ऐसे विशेषज्ञों को जोड़ा है कि ताकि आपके मन में यदि इस तरह कोई सवाल आ रहे हैं तो आप अपने इस जो यूट्यूब आईएमटी न्यूज का जो यूट्यूब चैनल है उसमें चैट के माध्यम से आप सवाल भी पूछ सकते हैं। हम एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि उन सवालों का जवाब दें। मैं डॉक्टर मिली सिन्हा और डॉक्टर मोहम्मद अली जी का आईएमटी न्यूज की ओर से, आईएमटी कॉलेज समूह की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो आईएमटी न्यूज चैनल है, ये बेसिकली आईएमटी कॉलेज समूह का, जो आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है, उसका यूट्यूब न्यूज चैनल है। एक तरह का ये स्टार्टअप है जो हमारे स्टूडेंट्स ही चलाते हैं और उसको हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, वो उनको गाइड करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। इसलिए आज इस चैनल के माध्यम से और आप लोगों के एक्सपर्टीज के माध्यम से हम सभी लोगों को जागरूक करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, अमित जी, ओवर टू यू। आप जो है गेस्ट को इनवाइट करें और इट विल बी बेटर कि आवर सेशन शुड बी इंटरैक्टिव, ताकि लोगों को ज्यादा इसके बारे में जानकारी मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, हम जी धन्यवाद। हम एक कोशिश हमारी यही होगी इस परिचर्चा से कि जो आम लोग हैं वो बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में इस बीमारी को समझ सके, ताकि जो तमाम तरह की उनके मन में जो गलतफहमियां हैं, जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो सके। अली जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर मोहम्मद अली जी? हाँ हाँ आ रही जी है। हाँ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सेकंड फेज अभी आया है, जिस तरह से ये और पहले से ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है, इस बार कैजुअलिटीज भी काफी ज्यादा हो रही हैं। पिछली बार हम लोग डरे हुए ज्यादा थे, मगर इस बार देखा जा रहा है कि असर ज्यादा घातक है। और इस बार जो है ये भी कहा जा रहा है कि हवा के थ्रू भी वायरस फैल रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? और क्या लगता है कि अभी पिछले कुछ दिनों में हालांकि कुछ केसेस कम आए हैं, अभी केसेस कम हुए हैं, तो ये क्या इसे सेकेंड फेज का पीक माना जाए? यहाँ से जो केसेस है वो घटेंगे या किस तरीके से चीजें और अभी आगे बढ़ेंगी? आपको क्या लग रहा है? धन्यवाद अमित जी। पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा। आई वुड लाइक टू मेक माय थैंक्स टू द आईएमटी ग्रुप टू इनवाइट मी एट दिस प्लेटफॉर्म। ये जो आपका अभी क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये हवा में फैलने वाला जो ये बात है, इस बात पे मैं विशेष ध्यान देना चाहूंगा किस तरह से ये है। तो आपको ये पता होगा कि कोरोना वायरस की जांच के लिए हमेशा हम लोग यहाँ के यानी कि ओरोफेरिंक्स यानी कि मुख से, और ये नाक के अंदर नेसोफेरिंक्स होता है, वहां से दो जगह से हम वहां पे सलाइवा यानी कि स्वाब को लेते हैं। तो यानी कि अगर वायरस के ठहरने का जगह जो है ये हमारे मुंह है और ये नाक है, तो ये मुंह और नाक जिसको ओरोफेरिंक्स और नेसोफेरिंक्स कहते हैं, ये इसी जगह पे जो है कि वायरस यहाँ पर रहता है। तो अब हम ये प्रॉब्लम है कि ये हवा में कैसे फैला। तो हवा में फैलने की यहाँ जब वुहान के जब केस ही आया था, तो वुहान में ही इस बात की चर्चा हो गई थी कि ये जब भी हम लोग बात करते हैं, बात करने के दौरान ये क्या होता है कि छोटा छोटा कण यानी कि ड्रॉपलेट्स हमारे जो बात करते हैं उसमें से जो थूक का छोटा छोटा सलाइवा का जो पार्टिकल्स है वो बाहर एटमोस्फेयर में आता है। अब ये एटमोस्फेयर में आने से क्या होता है कि ये जो हमारे थोड़े दूर के एरिया में है, जिसको एरोजॉल्स बोलते हैं, ये एरोजॉल्स ये थोड़े दूर के एरिया में हमसे, जैसे कि इसलिए कहा गया कि 6 मीटर की दूरी जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है। तो यहाँ तक इतना ये वायरस के फैलने का जरूरत है। और वायरस का ये जो साइज है, ये साइज में बड़ा है, तो इसलिए साइज बड़ा होने की वजह से क्या धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम इट गेट्स सेडिमेंटेड इनटू द ग्राउंड, ये नीचे से जमीन में सेडिमेंट कर जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वायरस जो हवा में फैल रहा है, तो हवा में ऐसा नहीं कि लाइक ट्यूबरक्लोसिस या H1N1 जो वायरस था कि हवा में फैलने वाला, ये जब भी फैलेगा तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू बाहर आएगा और बाहर आके उतने ही सराउंडेड एरिया को बंद करेंगे। अब ये सवाल है कि ये जो लाखों पॉपुलेशन हैं, अगर मान लीजिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जहां हमारी जो कंट्री की बात है, पॉपुलेशन काफी डेंस है, इस डेंस पॉपुलेशन में अगर हम लोग मास्क नहीं लगाते हैं, तो मास्क नहीं लगाने की वजह से अगर भीड़ में सैकड़ों लोग चल रहे हैं और उसमें से 10% को भी अगर इन्फेक्टेड है, तो वो 10% का इन्फेक्शन जो है कि वो अगर छींकते हैं या बात करते हैं तो एरोजॉल्स वो हवा में चला जाता है।
और चलाने से दूसरे के इन्फेक्शन होने का चांसेस है। तो ये हवा से नहीं बल्कि ये हमेशा जब भी निकलेगा तो आपके ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही निकलेगा। जैसे कि हम टेस्ट के लिए भी लेते हैं, इसलिए अगर हम मास्क लगा के हम रहते हैं तो मास्क से देखिए क्या होता है कि हम अपने ही प्रोटेक्शन नहीं बल्कि हम दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे तो बात करेंगे या छींक दिए, ये हम ये ऑटोमेटिकली हमारा रिस्पॉन्स करता है इम्यून सिस्टम कि कभी छींक आ गई, कभी प्रॉब्लम क्या होगा, कभी यॉर्निंग करेंगे हम। तो ये चीज तो है, इसलिए जब हम मास्क लगा रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसा सबके लिए है, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें पता भी नहीं कि हमें कोविड इन्फेक्शन है, उनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है, लेकिन सम हाउ इन्फेक्शन है, तो जिनको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक वाले भी अगर मान लीजिए छिकते कहते हैं कि नहीं हमको कहाँ है, आई एम फीलिंग वेरी गुड, लेकिन इन्फेक्शन अगर उनको 0.1% भी इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं, उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है। इसलिए कैंसर हॉस्पिटल में जैसा कि हम लोगों का अनुभव है कि कैंसर में आप लोग देखे होंगे, कैंसर कभी कंटेजियस डिजीज नहीं, ये एक दूसरे से नहीं फैलता है, लेकिन कुछ लोग वहां मास्क पहन के रहते हैं। तो वो जो मास्क पहन के रहते हैं उनका पर्पस ये होता है कि वो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट वहां है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो और जो हेल्दी पर्सन हैं वो उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन उनसे जो पैथोजेंस निकलेगा वो उन तक जब चल जाएगा, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनको सर्दी खांसी बुखार या और भी किसी तरह का इन्फेक्शन लगने का चांसेस हो जाता है। तो इसलिए मास्क पहनना ये जरूरी है कि हम दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप तो प्रोटेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे भी ज्यादा है कि दूसरे को प्रोटेक्ट करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो एरोजॉल में है और थोड़ी देर के लिए है, तो मास्क से ही करें। ऐसा नहीं है कि हम अगर कहीं खुली जगह में जहाँ पे आज पॉपुलेशन आदमी का नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे भी कोरोना वायरस का डर है, हम वहां पे अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से वहां ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बात नहीं है। ये है आपका पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो आपका है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा मैं और विस्तार चाहूंगा। अभी जो कुछ नई रिसर्च आई है जहां पर ये कहा गया कि जो ड्रॉपलेट्स हैं ये काफी देर तक हवा में रह सकते हैं, तो वो कितना ड्यूरेशन हो सकता है? या जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है जहाँ पे 4 लोग 5 लोग या कुछ लोग एक काम कर रहे हैं और वो एक बंद कमरा है, जैसे आजकल ज्यादातर जो ऑफिस होते हैं वो सेंट्रली एसी होते हैं, तो वहां पर कमरा जो होता है बंद होता है पूरी तरह, तो क्या वहां पर ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ वो कुछ ऐसे हैं जिसको प्रोन एरिया कहते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। देखिए हम खुले में है, अगर हम मार्केट में है, मार्केट में अगर वहां पर होता क्या, जैसे कि अगर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो भी आता है, तो ये डिपेंड करता है कि वायरस जो है कितना उसमें था, और वायरस को धीरे धीरे सेडिमेंट करना है, वो नीचे जमीन की तरफ आ जाता है। लेकिन ये टाइम क्या लगेगा, ये हो सकता है कि अगर वायरस पार्टिकल कुछ ज्यादा है तो धीरे धीरे हो रहा है, वायरस पार्टिकल कम है तो वो नीचे आ गया। लेकिन अगर हम किसी रूम में बंद हैं, एसी रूम में बंद है, जैसा कि आजकल का प्रश्न है, कभी भी है एक केबिन में 4-5 लोग काम कर रहे हैं, एसी में बंद है, वहां पे अगर होता है तो वहां सबसे ज्यादा इस बात का खतरा है। अगर सबसे ज्यादा अगर 4-5 लोग हैं तो वहां पे क्या चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई खिड़की है, अगर उसको हम खोल देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हवा का आवागमन चालू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो मूवमेंट वहां हवा की वजह से वो निकलने का चांसेस रहता है। इसलिए हमेशा कहता है कभी भी अगर ऐसे जगह पर ऑफिस में जहाँ 4-5 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो वहां पे खिड़की खुली रहनी चाहिए, सो दैट कि अभी जो है कि वहां पे वायरस जो है मतलब फैलने के बाद क्योंकि इन्वायरमेंट निकल के उसको निकलने का भी जगह मिले। तो रनिंग वे में अगर कुछ रहता है, जैसे मान लीजिए नदी, बहती हुई नदी में जैसे आदमी कहा जाता है ना कि पानी स्वच्छ हो जाती है, ये धारा से बहा के लेती जा रही है, तो उसी तरह से अगर विंड के फ्लो में अगर वो चल जाता है तो वहां पे इन्फेक्शन लगने का चांसेस कम हो जाता है। ये जी, चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि मास्क क्यों जरूरी है, और जब हम लोग जहाँ पे बैठे कोशिश करना चाहिए खुली जगह में रहें, और अगर बंद केबिन है तो वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। जी, मिली जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो है, जैसा हम लोग सब लोग जाने, ये कोरोना फेज ज़्यादा खतरनाक दिखाई पड़ रहा है, और जो हम लोग इस बार एक सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस आ रही है कि अगर आपको सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं तो आप इंतजार मत कीजिए, अपनी रिपोर्ट आने का इंतजार मत कीजिए, आप इलाज शुरू कर दीजिए। तो इस बात में कितनी प्रामाणिकता है, और क्या वाकई हमें सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं के साथ ही इलाज शुरू कर देना चाहिए? कई दवाइयां भी इस वक्त मार्केट में हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ प्रिस्क्रिप्शंस हैं जो कायदा वायरल किए गए हैं।
लोग वो दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे आइवरमेक्टिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, तो क्या ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं आपको लक्षण दिखाई देने पर, या इन्हें अवॉइड करना चाहिए? मिली जी, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी एंड थैंक यू वेरी मच IIMT फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन टुडे। तो जैसे आपने पूछा अभी कि जो भी गाइडलाइंस हम लोगों को बाय द गवर्नमेंट दी गई है उसमें कुछ दवाइयां हैं और वी शुड आज के टाइम पे जितना फैला हुआ है कोविड-19 उसके हिसाब से कई बार टेस्ट रिपोर्ट्स हमें इमीडिएट बेसिस पे अवेलेबल नहीं हो पाती। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब आपको सिम्टम्स आना शुरू हो, जब आपका फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम हो कि आपको ऐसा लगे कि मोस्ट कॉमनली लोगों को या तो गले में कुछ खराश, गले में पेन हो सकता है, किसी को जुकाम हो सकता है, हल्का ड्राई कॉफ हो सकता है, माइल्ड फीवर भी हो सकता है। शुरू में जरूरी नहीं है कि आपको 100 से ऊपर फीवर हो, कई बार माइल्ड ग्रेड फीवर होता है जहाँ पे 99.3, 99.5 अप टू 100 फीवर आता है। उस केस में सबसे पहले जो आपको चीज करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपने आप को आइसोलेट करना। इससे फायदा ये होता है कि जब आपने आइसोलेट कर लिया और एक सस्पेशन है कि शायद आपको कोविड-19 हो सकता है, तो उस केस में अगर आप आइसोलेट कर लें तो चांसेस ऑफ कि आप आपके फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट ना करें, इसकी चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आप आइसोलेट करें। दूसरा ये है कि जब आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, बेस्ट थिंग इज टू कंसल्ट योर डॉक्टर, जो आपका फैमिली फिजिशियन है, जो आपका रेगुलर टच में, जिस डॉक्टर के आप रहते हैं उस डॉक्टर के टच में रहें। आजकल जितने सारे प्रिस्क्रिप्शंस व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, माय एडवाइस टू एवरीबॉडी इज कि ब्लाइंडली उसको फॉलो ना करें। बहुत सारी दवाइयाँ आजकल यूज में ली जा रही हैं। आपका डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन टू टेल यू वेदर यू हैव टू टेक द मेडिसिन और नॉट, क्योंकि अभी ऐसा कोई 100% रिसर्च अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने बोला कि आइवरमेक्टिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, ये बहुत कॉमन दवाइयां हैं जो लोग जैसे ही उनको लगता है, डाउट आता है, स्टार्ट कर देते हैं लेना। हम लोगों से कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि आपने हमें ये दवाई क्यों नहीं दी, जबकि ये दवाई इज द ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। तो ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि these medicines are going to help या are going to remove the virus from your body, but supportive treatment है। किसी केसेस में देखा गया है that they are helping, किसी केसेस में नहीं भी देखा गया। तो एक प्रॉपर रिसर्च या एक प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं। दूसरा, जैसे कि आपको पता है कोविड-19 इज अ वायरस, राइट? जो एजिथ्रोमाइसिन है या डॉक्सीसाइक्लिन है, those are antibiotics. So they work against bacteria. They don't work against a virus. तो फर्स्ट फेज ऑफ द डिजीज में जहाँ पे शुरू के 1 से लेके 5-6 दिन तक आपको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, माइल्ड ग्रेड फीवर हो रहा है, उस टाइम जो वायरस है वो आपके बॉडी के अंदर रेप्लिकेट हो रहा है, यानी ग्रो कर रहा है। एंड देन बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग ऑफ द वायरस, उस टाइम पे आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एक डिफेंस बिल्डअप कर, वहां पे आपको बॉडी को, यू कैन सपोर्ट योर बॉडी विद हैविंग सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन, जैसे बुखार है तो फीवर के लिए मेडिसिन ले ली, जुकाम है तो जुकाम के लिए मेडिसिन ले ली। इस टाइम पे एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली शुरू कर देना इज नॉट एडवाइजेबल until unless you have consulted your doctor. अगर आपके डॉक्टर को लगता है that you have a secondary bacterial infection, आपको कॉफ ज्यादा है, फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, in that case your doctor can give you antibiotics जिसमें एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन या आइवरमेक्टिन या और अदर एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को टैकल कर सकते हैं। जी, लेकिन एक जो आम लोगों की परेशानी है वो ये है
कि इस वक्त अस्पताल, डॉक्टर खुद भी एडवाइस कर रहे हैं कि आप अस्पताल मत आइए, घर में इलाज कीजिए। और जो ज़्यादातर जो हम लोग डॉक्टर से जो प्रिस्क्रिप्शन ले पा रहे हैं, या जो डॉक्टर ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ लक्षण देख करके ही, बातचीत के आधार पर ही दवाई देनी होती है। तो क्या वैसी स्थिति में मान लीजिए कि जैसे खासकर चलिए शहरों में तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर हम वैसी जगहों की बातचीत करें जहाँ पर कि अभी गांव हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा अभी ऑनलाइन ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, मगर ये दवाइयाँ बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं, तो क्या इनका कोई साइड इफेक्ट भी पड़ रहा है, कोई नुकसान भी हो रहा है? जैसे सपोज, जैसे अगर हम वन बाय वन चर्चा करें, जैसे आइवरमेक्टिन है, आइवरमेक्टिन का क्या असर होता है? कोई अगर ले रहा है तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट भी है? या जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सी है, ये दवाइयों का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कोई साइड इफेक्ट भी हो रहा है इनका? जी अमित जी, डॉक्टर साहब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो RT-PCR इज द बेस्ट मींस टेक्निक ऑफ टेस्टिंग कोविड-19, लेकिन हो क्या रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि उसकी भी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। ऐसी स्थिति में सपोज करिए कि उसको सिम्टम्स हैं और फिर भी वो निगेटिव आ रहा है, फिर ऐसे केस में फिर वो क्या करे? मतलब नेचुरली जो है कि कई बार डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि नहीं, आप पैरासीटामोल लीजिए, अभी आप दूसरे टेस्ट कराइए, अभी आप मेडिसिन मत स्टार्ट करिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट एक बार फॉल्स आई तो फिर पता चला कि वो उसकी स्थिति और गंभीर हो जाए, खराब हो जाए पेशेंट की? तो फिर इसको भी थोड़ा ध्यान में रखे, प्लीज आंसर करिएगा। जी, देखिए, सबसे पहले जो जैसे आपने बताया कि कई बार RT-PCR की रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव आ जाती है, या रिपोर्ट आने में टाइम लगता है और तब तक आपके सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं। तो like I said, first and foremost is that you have to isolate yourself. Start with supportive therapy. Supportive therapy में आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, फीवर है तो आप एंटीहिस्टामिन्स ले सकते हैं, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है आप कॉफ सिरप्स ले सकते हैं, साथ साथ में स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो आप घर पर कर सकते हैं, जो गाइडलाइंस में ऑलरेडी आपको बताई भी गई। उसके अलावा जैसे आपने बोला कि रिपोर्ट आने में टाइम लगता है या कई बार फॉल्स नेगेटिव होता है, तो उसके कुछ मार्कर्स होते हैं, जैसे या कुछ एक तरीके होते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद आपको कोविड-19 है। तो कई बार आप हिस्ट्री होती है कि आपके फैमिली मेंबर में, फैमिली में किसी को कोविड है, तो चांसेस है कि आपको अगर सिम्टम्स डेवलप हुए हैं तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट आपको भी वही सेम इन्फेक्शन है। दूसरा, अगर आपका एक्सपोजर है, किसी ना किसी तरह से कोई एक्सपोजर है, आप बाहर मार्केट में गए या किसी फंक्शन में गए, किसी पार्टी में गए, किसी मीटिंग में गए, जहां से हमें ये आइडिया लग सकता है दैट मे बी यू हैव एन इन्फेक्शन विच इज रिलेटेड टू कोविड-19। दूसरा, आजकल 80% अगर हम देखें जो भी हमारे केसेस आ रहे हैं, उसमें 70 to 80% जो केसेस होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट से मेरा मतलब है कि जिसमें लोगों को शुरू में माइल्ड फीवर आता है, किसी किसी को सोर थ्रोट हो सकता है, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है, कई बार किसी किसी को लूज मोशंस भी हो सकते हैं। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं बहुत माइल्ड ग्रेड के होते हैं और अप टू टाइम फ्रेम ऑफ एनीवेयर बिटवीन 5 to 7 days में कई बार ये रिजॉल्व भी हो जाता है। सो दिस इज अ प्लेस वेयर you can assess and understand that these are mild to moderate cases. इसमें आपको जो बाकी दवाइयाँ अवेलेबल है, जैसे आजकल स्टेरॉइड्स बहुत कॉमनली दिए जा रहे हैं, आपको एंटीकोएगुलेंट्स बहुत कॉमनली दिए जा रहे हैं। सो इन केसेस में ये वाली दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। ओनली विद सपोर्टिव मैनेजमेंट आपका ये जो डिजीज है वो आपका शुरू होके खत्म हो जाता है एंड यू रिकवर। जब आपने बोला कि साइड इफेक्ट्स जो दवाइयों के हो सकते हैं, तो अगर हम एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन या आइवरमेक्टिन की बात करें तो ऐसा जिनकी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। देख बहुत कॉमनली हम लोग जैसे अगर किसी को फैरेंजाइटिस, जो हम एक बहुत ही कॉमन है जिसको हम सोर थ्रोट के नाम से जानते हैं, तो दिस इज अ वेरी कॉमन मेडिसिन गिवन इन केसेस ऑफ सोर थ्रोट या फैरेंजाइटिस। सो मोस्टली इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा करके किसी किसी को स्टमक अपसेट हो सकता है या नौसिया या वॉमिटिंग हो सकती है। उसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है।
it is not going to cause any harm in terms कि वो COVID-19 के symptoms को worse कर देगा या फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स इन दवाइयों के नहीं है। इन सर्टन केसेस दे आर फाउंड कि जो COVID-19 की वजह से अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी उतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर रहा है एंड देयर इज अ सुपरफिशियल बैक्टीरियल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उन केसेस में ये इसको कंट्रोल कर लेता है, वो इन्फेक्शंस को ये कंट्रोल करता है, सो दैट यू डोंट हैव अ सुपर एडेड इन्फेक्शन ऑन टॉप ऑफ COVID-19। मतलब आपकी बॉडी ऑलरेडी कोविड से स्ट्रगल कर रही है, उसके ऊपर एक और एडेड इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए ये दवाइयां दी जाती हैं। अगेन द बेस्ट पर्सन जो आपको ये बता सकता है दैट आपको क्या दवाइयां लेनी चाहिए वो इज योर डॉक्टर। तो एट दिस पॉइंट जहाँ पे इतना ज्यादा केओस है, पैनिक है, लोग डरे हुए हैं, बेस्ट है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन भी जो डॉक्टर्स कर रहे हैं आप उनसे बात करिए, मिलिए, समझिए क्या आपके सिम्टम्स हैं, आपको कब से सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वीक ऑफ द डिजीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ द डिजीज में आपने अपना प्रॉपर केयर कर लिया है, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया है एंड आपके जो कॉम्प्लिकेटिंग सिम्टम्स है या जो सेकंड फेज ऑफ द डिजीज होता है जो आफ्टर 5 to 7 days स्टार्ट होता है, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, उसको हमने जल्दी अगर आइडेंटिफाई कर लिया है तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है दैट फॉर अ पर्सन टू रिकवर। इसलिए डेफिनेटली कंसल्ट करके डॉक्टर से उसके बाद ही जो दवाइयां लेनी है वो आप लें। जी बिल्कुल, कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसकी सलाह से ही दवाइयाँ लें। लेकिन ये जो दवाइयाँ अभी चल रही हैं, ये चलिए अच्छी जानकारी आप दी कि ये दवाइयाँ किस तरह काम करती हैं और क्या साइड इफेक्ट्स इनके हैं। अब डॉक्टर अली, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी RT-PCR टेस्ट की बात हो रही थी, आपने, मुझे पता है आपने काफ़ी काम किया है इसमें, और अब कोविड के दौर में RT-PCR टेस्ट पॉपुलर हो रहा है, मगर आप काफ़ी लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं, शुरुआती समय से ही। तो थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूँगा कि RT-PCR टेस्ट क्या है बेसिकली, आम आदमी कैसे समझे क्या है, और इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों चल रहा है और इसकी कितनी उपयोगिता है। साथ ही एक CT वैल्यू भी आती है, कई बार लोग कहते हैं कि वो वैल्यू, उस वैल्यू को देखा जाए, वो वैल्यू देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। आजकल एक ये भी हो रहा है कि हम लोग बिना टेस्ट कराए CT स्कैन करवा ले रहे हैं, तो उसकी क्या जरूरत है या क्या उसका कोई नुकसान भी हो रहा है? हेलो जी अली जी, आपको आवाज आ रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है आपको। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अमित साहब कि RT-PCR क्या है और किस तरह से करते हैं। देखिए RT-PCR आपको ये बताते हैं कि रियल टाइम PCR एक ऐसी टेक्निक होती है कि जिसमें अगर बॉडी में अगर एक भी कोई सेल एबनॉर्मल सेल है जिसको हमें डिटेक्ट करना है, तो 1 लाख में भी एक एबनॉर्मल सेल है तो उसको हम लोग रियल टाइम PCR के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं। तो मैं बहुत आम शब्दों में बताऊंगा, मतलब साइंटिफिक इसको नहीं ले जाता हूँ क्या होता है। तो इसमें क्या है कि इसकी जो इफिकेसी है काफी रोबस्ट है। इसमें मतलब कि आप सोचिए कि अगर 1 लाख सेल है आपके पास, उस एक लाख सेल में एक सेल को ढूंढना है तो इट कैन आइडेंटिफाई थ्रू द RT-PCR। तो अब कोविड के केस में क्या होता है कि ये देखा जाता है, या और भी किसी केस में HIV में, हेपेटाइटिस B में, हेपेटाइटिस C में, और जितने भी वायरल मार्कर्स लगता है संपर्क टूट गया है अमित जी। हेलो आ रही? जी डॉक्टर साहब जी, संपर्क टूट गया था। हाँ, तो कोविड के केस में क्या है कि वो देखा जाता है कि वायरस वो आपके ओरोफैरिंक्स यानी कि मुंह के एरिया में या नाक में है कि नहीं, इसलिए वहां से हम स्वाब लेते हैं, और स्वाब लेने के बाद उसको एक डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से उसको इनहांस करके देखा जाता है कि इस पर प्रेजेंट है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने कि किस टेक्निक से काफी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, इसमें वायरस का प्रेजेंट होना ये पता चल ही जाता है। अब सवाल है कि सिटी वैल्यू क्या है, जिसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सभी जगह रिपोर्ट में भी सिटी वैल्यू आ रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि अगर जिसका सिटी वैल्यू कम होता है, यानी कि सिटी वैल्यू, तो उसमें ज्यादा देखा जाता है कि डिजीज की सिवियरिटी ज्यादा है। तो सिटी वैल्यू क्या है कि RT-PCR में जब टेस्ट रन किया जाता है
तो वो 2, 4, 6, 8, 16 इस तरह से वो टेस्ट आगे बढ़ता है। इसका मतलब कि क्या करते करते वो किट पे डिजाइन होता है कि अगर 35 साइकिल का किट है या 40 साइकिल का किट है, वो एस जैसा ग्राफ जो सिग्मॉइड ग्राफ आता है, उस ग्राफ को नेटवर्क का इशू आ रहा है डॉक्टर आपकी साहब। जी लगता है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हम कोशिश करते हैं कि उनसे दोबारा संपर्क मतलब स्थापित। हेलो जी डॉक्टर, ये आपकी आवाज आ रही, अब आ रही जी, हाँ पहले नहीं आ रही थी। अब तो मैं जो चाहूंगा कि एक बार अभी आप जो चीजें बता रहे थे उसे फिर से रिपीट कर दें, क्योंकि अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। उससे पहले मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। वो ये कि आरटीपीसीआर टेस्ट आपने बताया क्या है, कैसे है, तो फिर उसमें इतनी भ्रांतियां क्यों आ रही हैं? ये क्यों कहा जा रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट कई बार गलत आती है? क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, देखिए, अगर वायरस है आपके बॉडी में प्रेजेंट है, इट विल मस्ट डिटेक्टेड बाय द आरटीपीसीआर, ये उसको डिटेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन अभी क्या है कि सारे केसेस जो हैं, अभी देखिए, जो आदमी भी जिनको सर्दी खांसी होता है, वो ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लू भी सिम्टम है। फ्लू भी तो है, जो कोरोना वायरस सब में तो ऐसा नहीं है कि 100 था 100। जैसे कोरोना वायरस का पैंडेमिक हुआ तो सभी लोग कोरोना वायरस से ही ग्रसित हो जाए, ऐसा तो नहीं। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं, 10%, 15% जिनको जनरल फ्लू होता है, लेकिन सिम्टम्स कोरोना वायरस के सिम्टम्स और जनरल सिम्टम्स बोथ आर सेम। थोड़ी बहुत की चेंजेस होती है, लेकिन अगर जिनको ये कितने लोगों में देखा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उनमें भी टेस्ट पॉजिटिव निकल जाता है। जी कुछ संपर्क की दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज नहीं हेलो, जी जी हाँ जी, बताएं, आप बताएं जी। हाँ हाँ, तो उनमें भी सिम्टम्स जो है कि जिनमें एसिम्प्टोमेटिक है उनमें टेस्ट पॉजिटिव है। टेस्ट पॉजिटिव आरटीपीसीआर का सिर्फ इतना काम है कि एक भी अगर वायरल पार्टिकल बॉडी में है तो वो डिटेक्ट कर लेता है। नहीं डिटेक्ट करने का रीजन ये है कि हो सकता है कि उस एरिया में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम टेस्ट लेते हैं, तो उस एरिया तक हो सकता है कि वो वहां पर जो स्वाब लेने का जो स्पैचुला है वो वहां तक ना पहुंचे। ठीक है, वहां से हमें जो एग्जैक्ट जो है वायरस का हो सकता है कि वहां से नहीं मिला, तो ये टेस्ट हो। दूसरे टेस्ट की क्या हो सकते हैं कि वायरस का जब हम लेते हैं स्वाब, स्वाब को क्या है कि वायरस ट्रांसपोर्ट मीडिया में डालते हैं, तो वायरस ट्रांसपोर्ट मीडिया में डाल के उसको सर्टेन टेम्परेचर पे करके उसको लैब तक पहुंचाना होता है। तो इस दौरान पहुंचाने में भी क्या होता है कि वायरस डिग्रेड कर जाता है। हो सकता है कि वायरस टूट गया हो, सही से नहीं लिया हो गया हो, वो वहां पर डेड कर गया हो, तो जब हम टेस्ट रन किए तो हमें निगेटिव मिलता है। तो टेस्ट निगेटिव का मतलब, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये भी हो जाता है, या निगेटिव का मतलब कि सही से सैंपलिंग नहीं हुई है। जी मतलब है कि जब भी आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं तो कहीं अच्छी जगह से कराएं, जो अच्छे टेक्नीशियन से वहीं से कराएं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी जगह पर जहाँ पे जब सैंपल लिया जाता है, सैंपल लेके लैब की दूरी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 100 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, तो वहां से जो ट्रांसपोर्ट होकर जो आपका सैंपल आ रहा है, वहां पे डिग्रेडेशन है, क्योंकि ये आरएनए होता है। आरएनए काफी जल्दी डिग्रेड करता है, तो वो अच्छे से प्रिजर्व होकर आपके लेबोरेटरी तक पहुंचे और प्रोसेसिंग उसकी स्टार्ट हो जाए। अब आप देखिए कि किसी भी लैब में अगर कोरोना टेस्ट हो रहा है, तो करीब करीब 100, 200, 500 एक दिन में उनकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो एक दिन में तो हजार हजार टेस्ट निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ सैंपल को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, -20, -80 में प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। तो हो सकता है कि वहां से भी डिग्रेडेशन चालू हो जाता है। तो ये सारे टेस्ट की कोई किसी भी तरह का टेस्ट होगा तो ये टेस्ट के कंस्टेंट है, ये आएंगे ही आएंगे, ये है जी, और सीटी वैल्यू को लेकर कितनी भ्रांतियां क्यों हैं? जी हाँ, मैं और दूसरा सिटी सवाल वैल्यू की देखिए, सिटी वैल्यू सिर्फ यही बताता है, सिटी वैल्यू सिर्फ यही बताता है कि आपका जो टेस्ट हुआ है वो सही हुआ है। सिटी वैल्यू कभी भी किसी का नहीं है कि अगर 16 है तो इसका मतलब नेटवर्क अनस्टेबल लग रहा है डॉक्टर अली का। डॉक्टर अली, आप मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर मिलिंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी अगर अली जी से हमारा संपर्क स्थापित होगा तो दोबारा हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। तब तक मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अभी आप बता रही थी कि आइसोलेशन बहुत जरूरी है, तो आम घरों में
मैं आपसे एक आइसोलेशन की सही प्रक्रिया समझना चाहूँगा बहुत कम शब्दों में, कि आम घरों में आइसोलेशन किस तरह किया जाए, खासकर जहां मान लीजिए कि सिंगल बाथरूम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, और तो जो आम समस्याएं हैं उनको देखते हुए आइसोलेशन की सही प्रक्रिया क्या हो सकती है और जो प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं। जी मिली जी, आपने अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट प्लीज कर लीजिए। अनम्यूट। हाँ, आइसोलेशन का बेस्ट तरीका ये है कि जिस इंसान को सस्पेशन है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोविड-19 हो सकता है, उनको एक सेपरेट रूम में रखा जाए। दूसरा, जहाँ पे जैसे कई घरों में वॉशरूम्स की प्रॉब्लम होती है, एक ही वॉशरूम है तो हर किसी को यूज करना है, तो उस केस में कोशिश ये करें कि जब भी जो भी सारे लोग हैं घर के, वो मास्क पहन के रहें। जब भी वॉशरूम यूज करना है पेशेंट को, तो वो भी खुद से भी मास्क पहन के रहे, और मास्क जो पहन रहे हैं वो या तो सर्जिकल मास्क पहने या N95 मास्क पहने। सिर्फ कॉटन क्लॉथ मास्क पहन के बहुत ज्यादा एक्सपोजर आप लिमिट नहीं कर सकते कई बार। तो जरूरी है कि एक सर्जिकल मास्क या N95 मास्क पहने, एंड देन दे कैन यूज द वॉशरूम। जहाँ पे जैसे आज कई घरों में ऐसा भी होता है कि एक रूम में ही काफी लोग रह रहे हैं, तो उस केसेस में अगर आइसोलेशन सेंटर्स अवेलेबल है आपके घर के आसपास, तो बेस्ट होगा कि आप पेशेंट को आइसोलेशन सेंटर में रखें, जहाँ पे उनकी बेटर मेडिकल केयर भी हो सकती है और टाइमली दवाइयाँ भी मिल सकती है। साथ साथ में एक्सपोजर टू द अदर फैमिली मेंबर्स को भी रिस्क कम हो जाता है। जी अली जी, आपको मेरी डॉक्टर आवाज आ रही है? साहब, डॉक्टर मिली, एक अभी सवाल आया है हमारे पास। सवाल ये है कि ऐसी एक धारणा है कोविड-19 के बारे में कि यदि जैसे ही आपको पता चलता है कि कोविड-19 आपको है, तो मेडिसिन से ज्यादा रोल हिम्मत और करेज का है। यदि 50% रोल आपकी हिम्मत का है, आपके माइंडसेट का है कि आप जो है ठीक हो रहे हैं या आप ठीक हो जाएंगे, और 50% रोल जो है प्रिकॉशन और उपचार का है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी डेफिनेटली, जैसे सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, अगर हम कोई भी लॉन्ग टर्म बीमारी या कोई भी सीरियस बीमारी के बारे में देखें, तो वहां पे ये बोला जाता है दैट यू शुड थिंक पॉजिटिवली, यू शुड कीप एन ओपन माइंड, ट्राई एंड फील दैट आप ठीक हो जाएंगे। तो द माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी भी डिजीज को, किसी भी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। बट साथ ही साथ में अगर आप ये भी देखिए कि कोविड-19 के की वजह से एक सेंस ऑफ फियर है सोसाइटी में, जहाँ पे बिकॉज रिसोर्सेज कई बार अवेलेबल नहीं हो पा रही, बेसिक मेडिसिन के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल एडमिशन के लिए, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक सेंस ऑफ फियर है और एक पैनिक का माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। तो उस केस में एक नॉर्मल इंसान भी जो है, उसके सोचने की थोड़ी सी शक्ति हल्की सी कम हो जाती है, एक ड्विंडल कर जाती है। तो इस वजह से हम सही तरह से सोच नहीं पाते, सही एक्शंस नहीं ले पाते, राइट टाइम पे हमें क्या चीज करनी चाहिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो फियर ने हमें पूरा एकदम से ओवर पार कर रखा है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि अगर आपको कोविड-19 है, जैसे मैंने बोला कि इसमें 80% लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज होता है एंड पीपल रिकवर प्रॉपर्ली, तो रिकवरी रेट अच्छा है। अगर आपको सीरियस या सिवियरिटी स्केल पे डिजीज ज्यादा भी है, तो भी इवन इफ यू आर इन द हॉस्पिटल, यू हैव बीन ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, उसके बाद भी टाइम लगता है, बट पीपल डू रिकवर। तो जब रिकवरी अच्छी है, तो उस केस में अगर आपको अगर आप किसी भी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, सबसे पहले पैनिक नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी डिजीज है, आपके सिम्टम्स हैं, उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से या आपके फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें। टाइम से मेडिसिन लें, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो फॉलो करें। जहाँ पे जिस भी चीज की, और बेस्ट है कि आप प्रिपेयर पहले से रहें। अगर आज आपको पता चला है कि आपको सिम्टम आना शुरू हुआ है एंड यू नो कि ये डिजीज में क्या क्या हो सकता है, तो आपके पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए जहाँ पे आपको हॉस्पिटल एडमिशन आप आराम से करवा सके, आपको ऑक्सीजन सपोर्ट मिल सके,
आपको डॉक्टर्स अवेलेबल रहें। तो ये सारी चीजें एक प्रिपेयर्डनेस होती है कि आपको पता है कि ये सारी चीजों की शायद हमें जरूरत पड़ सकती जी डॉक्टर साहब। है, तो उस चीज लेकिन को समझिए। जी आ, बिल्कुल। जी आप जी कुछ पूछ रहे थे? हाँ, जी। मैं एक्चुअली डॉक्टर अली से अभी एक बात तो देख रहे हैं। डॉक्टर अली, मेरा सवाल ये है कि आज जो कोरोना है, कोरोना गांव तक पहुंच गया है, और जैसा कि आप आरटीपीसीआर के बारे में बता रहे थे कि यदि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये सैंपल कहीं दूर जाता है या उसमें समय लगता है, और दूसरी बात एक समस्या है, जो छोटे छोटे हमारे शहर हैं, गांव हैं, वहां पर आरटीपीसीआर की जो लैब है वहां से बहुत दूर है, ट्रांसपोर्ट होके वो जाता ही जाता सैंपल है, रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में जहां गांव में पहुंच चुका हो, जहां इस तरह की स्थिति पहुंच गई हो, तो ऐसी स्थिति में उस रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। क्योंकि एक सवाल ये भी आया है कि साहब, आप आरटीपीसीआर में यदि नेगेटिव आ रहे हैं या आपकी रिपोर्ट नहीं है, पहले भी आपको छींक आती थी, पहले भी आपको जुकाम होता था, कफ होता था, तो हो सकता है कि वो सामान्य फ्लू हो सकता है वो टाइफाइड हो, लेकिन इस दौरान जो स्थिति है बाकी जो बीमारियों की, वो यही है कि वो पूरा पूरा ध्यान उधर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है। उसका रीजन ये है कि अब वो आसपास उनके जानकारों में, उनके आस पड़ोस में फैला हुआ है, तो दिमाग वैसा ही जाता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हेलो। हाँ, ये देखिए, ये जो टेस्ट के जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को तो वहां से करना ही पड़ता है कि अगर सैंपलिंग में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए सरकार ने बहुत जगह ऐसे ऐसे जगह लगाया कि जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर बात करें बिहार में, तो पटना पहले सेंटर था जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ऐसे रिमोट एरियाज में भी कुछ सेंटर खोले गए हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टेस्ट है, काफी एक्सटेंसिव टेस्ट है, एक्सटेंसिव लैब की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर है। और जो सैंपलिंग की बात है, इस सैंपलिंग में एरर थोड़ा बहुत जो है कि 95% तक तो सही होता है, 5% तो 3% एरर सैंपलिंग में हो ही जाता है। तो इसको तो नरेंद्र मतलब ये डिपेंड करता है कि क्लिनिशियंस पे क्या किसी से रिपीट टेस्ट करवाएं या उस पर क्या होता है। ये एरर आएगा ही आएगा, और सभी जगह लैब खोलना, खास करके मॉलिक्यूलर लैब खोलना, इट्स नॉट पॉसिबल इवन मतलब कि रूरल एरियाज में। सो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा सवाल क्या था आपका दूसरा? हेलो। जी हाँ जी जी। डॉक्टर साहब, सवाल ये था कि एक्चुअली जिस तरीके से हाँ गांव में पहुंच रहा है, रिपोर्ट आने में 6 से 7 दिन का समय लग रहा है, ऐसी हाँ हाँ स्थिति हाँ में हाँ वहाँ जो उनकी पीएससी हैं, सीएससीज हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, बहुत खराब स्थिति में हैं। वहाँ पर उनको ना तो मेडिसिन अवेलेबल है, ना डॉक्टर अवेलेबल है। ऐसी स्थिति में अभी जैसे डॉक्टर मिली भी कह रही थी कि भाई आप दवाएं बिल्कुल ऐसे स्टार्ट ना करें, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करें? मतलब क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए रिपोर्ट का या कुछ और करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि पीसीआर की रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिन लग ही जाता है। हाँ, 5 से 6 दिन लग ही जाता है रिमोट। जी आप बोलिए अली जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, तो पीसीआर की रिपोर्ट आने में 5 से 6 लग जाता है जो रिमोट एरियाज है। इवन अगर शहरों में भी जहाँ पे लैब है, तो वहां भी 2 दिन लग ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ये है कि वहाँ के जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, वो अपने विवेक से ही उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं कि इनको भाई हमको क्या लगता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जैसे कि अगर कोविड-19 के पेशेंट सीरियस भी होते हैं, तो 1 वीक तक उनको किसी ऐसी जरूरत नहीं होती है कि सीवियरिटी की, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किस तरह की स्ट्राइड देना है या किसी और भी ऐसी चीज को देना है, तो 1 वीक वो ऑब्जर्वेशन में ही रहते हैं। तो 1 वीक तक उनको देखा जा सकता है, 1 वीक के बाद ही उनको किसी भी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन या किसी तरह के स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये सारा रोल जो पीएचसी में है, वो ट्रीटिंग डॉक्टर ही उनको जो है वहां टैकल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो प्रक्रिया है पीसीआर रिपोर्टिंग की, ये इसको
आज के दौर में पूरा नहीं किया सकता है फौरन की जगह जगह ये टेस्ट होकर सामने आ जाए। दूसरी टेस्ट जैसे कि हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, जो कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है, रैट जिसको बोलते हैं, वो तुरंत हो जाता है। वो हम प्रिक करके हाथ फिंगर से प्रिक करके, और जिस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है उसी तरह से वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट होता है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी वेरी पुअर। जी हाँ, जी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की रिलायबिलिटी इतनी पुअर होती है कि अगर टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है या टेस्ट हमारा नेगेटिव आता है, तो दोनों ही केसेस में हमको आरटीपीसीआर से कंफर्म कराना ही होता है। तो ऐसे केसेस में हम यही सलाह देंगे कि ट्रीटिंग डॉक्टर जो है वो अपने विवेक से जो है कि ये 6 दिन 7 दिन का समय निकाले जब तक रिपोर्ट आने में है, और उस दौरान वो सिम्टम्स को भी देख के वॉचफुल रहेंगे, और उसी के हिसाब से ही वो सेकेंड वीक का जो ट्रीटमेंट है, जब तक रिपोर्ट भी आ जाएगी तो सेकेंड वीक ऑफ ट्रीटमेंट का वो लाइनअप ले सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, जी, अभी बिल्कुल। डॉक्टर मिली, मैं आपसे एक चीज पूछ रहूंगा अमित जी, बस मैं ये सवाल पूछूंगा फिर आप आगे कंटिन्यू करिएगा। डॉक्टर मिली, अभी एक सवाल भी आया है और ये मेरे मन में भी सवाल है और एक ऑडियंस का भी सवाल है कि ब्लैक फंगस के नाम से एक मतलब इसी का एक कहना चाहिए कि कोविड-19 का ही दूसरा पहलू है या क्या है, आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगी? इसके बारे में एक कॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन है या कॉन्सेप्शन है कि स्टेरॉइड्स वगैरह लेने से शायद ब्लैक फंगस का शिकार लोग हो रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह के लोग हैं, थोड़ा डर का माहौल इसको लेके भी पैदा हो रहा है, क्योंकि लोग अंधे हो जा रहे हैं और दूसरी तरीके के उनको कॉम्प्लिकेशंस हो जा रहे हैं। तो इस तरह के कुछ केसेस कुछ स्टेट्स में, कुछ शहरों में पाए गए हैं, उसके बाद थोड़ा इसको लेकर के एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, वो क्या है और कैसे होता है और कैसे उससे बचा जा सकता है, थोड़ा संक्षिप्त में। जी, सो देखिए, ब्लैक फंगस क्या है? इट इज एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से मतलब है जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे या अपनी रिक्वायर्ड कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर या एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो होते हैं, वो इजीली बॉडी को टारगेट कर सकते हैं। उसी तरह ब्लैक फंगस, जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, इज अ फंगल इन्फेक्शन which is seen in cases जहाँ पे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स इज नॉट एप्ट। तो जब वो इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी इम्यूनिटी ठीक से नहीं काम कर पाती है, तो ये फंगस बॉडी को अटैक करता है एंड इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स जो आपने बताई, जिसमें जो है टूथ एक्स हो सकते हैं, आई इन्फेक्शन हो सकता है, इट कैन ऑल्सो इवन गो इनटू द ब्रेन। तो ये कब होता है? जब हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कम है। तो ऐसे केसेस में आजकल जैसे देखा गया है, कोविड-19 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। इस ऑल्दो हमने ब्लैक फंगस के केसेस बिफोर कोविड-19 भी देखे हैं, बट उनके जो नंबर्स हैं वो आज की डेट में, आज बिकॉज ऑफ कोविड-19 बढ़ गए। इसके कई रीजंस है। पहला रीजन ये है कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनका मतलब है कि जो कई बार आजकल जैसे आपने बताया कि बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस फ्लोट कर रहे हैं। अगर आपके घर में किसी को कोविड है, आपने किसी फ्रेंड के पास को भी कोविड हो गया, तो आपने बोल दिया अच्छा भाई ये वाला तुम प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर। तो इस तरह से लोग बिना अपने आप को चेक कराए, बिना अपने आप को सिम्टम्स दिखाए कुछ मेडिसिन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेरॉइड्स का रोल यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है इन कोविड-19 क्योंकि जब अगर हम स्टेरॉइड्स को एट द राइट टाइम in a patient of COVID-19 day, then it can be helpful for the patient. Suppose आज मुझे सिम्टम हुआ और आज मैंने कोविड के लिए जो है स्टेरॉइड्स खाना शुरू कर दिया, तो I am not helping my body in any way. I am causing more harm because steroids also, although they are a very effective life-saving drug, they are helpful in many ways, but they are also suppressing my immune response. तो जो फर्स्ट वीक ऑफ द डिजीज होता है, जहाँ पे हमारी बॉडी इज trying to build up an immune response against the virus, उस टाइम पे अगर मैं स्टेरॉइड्स देती हूँ तो वो इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम हो जाता है। इस वजह से the best time to give steroids is in the second phase of the disease, that is from anywhere starting from day 5 to day 7. कई बार जो डेटा आज तक अवेलेबल है उसके हिसाब से देखा जाए तो
ब्लैक फंगस इज more prone in people जिनका immune response already immunity they are already in immunosuppression या जिनको comorbid diseases है, especially in cases with diabetes जहाँ पे आपकी body is struggling to maintain its sugar levels, already आपका जो है kidneys affected है, आपका entire system affected है, उन केसेस में ब्लैक फंगस का जो है ज्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे आप स्टेरॉइड भी दे रहे हैं जिसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ शुगर या डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस और एनहांस हो जा रहे हैं। तो मोस्ट केसेस में जहां देखा जा रहा है कि जब आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस है और आपने स्टेरॉइड का डोज प्रॉपर तरीके से नहीं लिया है, उन केसेस में ब्लैक फंगस देखा जा रहा है मोस्टली, अदरवाइज मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं हो रहा। जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो दवाएं हम लोग खुद से ले रहे हैं उसमें स्टेरॉइड्स को जरूर अवॉइड करना चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। खासकर शुरुआती स्टेज में तो बिल्कुल नहीं है, और अगर स्टेरॉइड्स आप ले रहे हैं तो वो ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेकर के ही लें। डॉक्टर अली, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी डॉक्टर मिली, इम्यूनिटी की जो हम लोग बात कर रहे थे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी उभर के आई है इस पूरे दौर में कि आपकी अगर सेल्फ इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है, जो जिनकी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो वो कोविड-19 से वो निकल गए हैं, इन्फेक्शन हुआ भी है तो वो उसको ओवरकम करके बाहर आ गए। तो इस इम्यूनिटी को हम साइंटिफिकली कैसे समझें? कई तरह की बातें ऐसे आती है, जैसे स्टीम लेने की बात आती है। ये माना जा रहा है कि स्टीम लेने से वायरस मर जाता है, जबकि 60-70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए वायरस को मारने के लिए, और वो स्टीम से पॉसिबल नहीं कि हम स्टीम से उसको मार सकें। लेकिन एक कॉन्सेप्शन हो गया है, तो लोग दिन में 8 बार, 10 बार, 12 बार स्टीम ले रहे हैं। इसकी जरूरत है? इम्यूनिटी बेसिकली साइंटिफिकली है क्या, कैसे समझे, और कौन से साइंटिफिक तरीके से हम और इन्हांस कर सकें? इम्यूनिटी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी हैज अ फाइटिंग मैकेनिज्म। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या कोई भी फॉरेन बॉडी मतलब है जो हमारी बॉडी का इंटेग्रल पार्ट नहीं है, बॉडी हमेशा उस फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करती है। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ये अलग अलग टाइप की इम्यूनिटीज होती हैं, उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। तो जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं वो भी बेसिकली, तो आप जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, ये आपकी आवाज कट रही है जी। हेलो जी, आप बोलिए, आपकी आवाज। हाँ, तो जब हम कोई भी एंटीबायोटिक से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही। एंटीबायोटिक इज अपने नाम में ही, इट्स एन एंटीबायोटिक। बायोटिक से मतलब है वो एक बैक्टीरिया के लिए काम कर रहा है, एंड इट इज वर्किंग अगेंस्ट। एंटी मतलब अगेंस्ट। तो वो अगर आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया है विच इज कॉजिंग एन इन्फेक्शन, देन इट विल टारगेट दैट, इट विल नॉट हेल्प इन बिल्डिंग योर इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए कई सारी चीजें हो सकती है। आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, आप विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, विच आर गोइंग टू सपोर्ट योर सिस्टम एंड हेल्प इन फाइटिंग द डिजीज। स्टीम से हाँ जी, बोलिए आप। स्टीम लेने से इम्यूनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। व्हाट स्टीम इज डूइंग इज बिकॉज देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंजेशन दैट हैपेंस व्हेन यू हैव एन इन्फेक्शन। वो उस जो हमारा पैसेज है, जो हमारा nasopharynx एंड larynx जो पैसेज है, वो उसको कंजेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है, जो आपको एक इम्प्रूवमेंट मतलब एक सेंस ऑफ वेल बीइंग प्रोवाइड करता है, रिलीफ आपको पहुंचाती है जी। तो डॉक्टर अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अभी हम लोग डॉक्टर मिली से इम्यूनिटी पे चर्चा कर रहे थे, और मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा कि इम्यूनिटी को किस तरीके से इन्हांस किया जाए। जो मिसकॉन्सेप्शन इम्यूनिटी के नाम पे चल रहे हैं, वो क्या है, किस तरह से वो दूर हों? देखिए, मैं हेलो जी हाँ, बताइए आप। हाँ, देखिए, दो बातें बोलना चाहूंगा कि देखिए, इम्यूनिटी तो हम लोग सभी से जान रहे हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, और जैसे कि मैं कैंसर हॉस्पिटल में भी देखता हूँ कि किसी भी हमें अगर अपनी इम्यूनिटी
करना है, तो इम्यूनिटी इनहांस करने के लिए कोई मेडिसिन मॉडल कि आपकी इम्यूनिटी को इनहांस कर दे। इम्यूनिटी इनहांस होगी आपके सिर्फ फूड से और आपके लाइफ स्टाइल से। ये दो ही तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपने डाइट में हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम जैसे कि सुबह का नाश्ता लेते हैं, दिन का खाना और रात का खाना जो लेते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि हमें प्रोटीन का अमाउंट हमारे में काफी कम रहता है। और ये जो एंटीबॉडी बनाने का जो है, या आप देख रहे हैं कि जैसे वैक्सीन भी पड़ रहा है, तो वैक्सीन जो दिया जा रहा है उसका भी काम है कि एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी क्या प्रोटीन है। तो प्रोटीन ही हमें अपने डाइट में ज्यादा करना है, अलोंग विद जो विटामिन है। और प्रोटीन करने के लिए क्या है कि हम देखते हैं कि जैसे कि अगर हम कोई भी दाल खाते हैं, तो अगर घर में 100 ग्राम दाल बनता है, तो 100 ग्राम दाल में कम से कम 4 आदमी खा लेते हैं, लेकिन 100 ग्राम दाल का जो प्रोटीन कंटेंट है वो सिर्फ 5 ग्राम ही होता है। जबकि एक आदमी को कम से कम 50 से हाँ, जी डॉक्टर अली, आपकी आपका जबकि नेटवर्क। एक आदमी को 50 से 60 ग्राम दाल की, हाँ अभी हाँ ठीक है, बताइए। हाँ जी बताइए जी। हाँ, जबकि एक आदमी का डेली रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन का, वो कम से कम जो है कि 50 ग्राम तक तो जाता है। वो डिपेंड्स ऑन कि उसका बॉडी वेट क्या है, बॉडी वेट के हिसाब से ही होना चाहिए। तो ये तो बात हुई इम्यूनिटी की, कि इम्यूनिटी आपको किसी भी तरह से इनहांस करना है, और इम्यूनिटी इज योर बेस्ट मेडिसिन। इम्यूनिटी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी मेडिसिन अवेलेबल है सब मे और मे नॉट पर है। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा या आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन जो आपकी अपनी इम्यूनिटी है, ये तो तय बात है कि आपको ठीक करेगा ही करेगा। बस जरूरत क्या है कि इम्यूनिटी को सही फूड हैबिट्स की जरूरत है, कुछ एक्सरसाइज। जी डॉक्टर साहब का नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। अमित जी, डॉक्टर इस मिली, मैं दौरान एक आपसे जानना महत्वपूर्ण एक सवाल अमित जी रह गया है, जो डॉक्टर मिली से जानना बहुत जरूरी है। इस समय जो वैक्सीन लगाने का जो प्रोसीजर चल रहा है, वैक्सीन को लेकर के भी कुछ थोड़ा सा ऐसी मतलब कॉन्सेप्शन है जो समझना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब से। कि एक तो ये है कि हमने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद हमको कोविड हो गया। वैक्सीन में एंटीबॉडी बॉडी में डाला जाता है, तो अब कितने दिन बाद उसको कोरोना हो गया, तो क्या मेडिसिन कौन कौन सी खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। दूसरी बात, यदि कोरोना हो गया, मेडिसिन खाई, तो उसकी जो दूसरी वैक्सीन ड्यू है, तो वो कितना गैप होना चाहिए उस वैक्सीन को लेने। इसके बारे में भी अलग अलग चीजें मैं सुन रहा हूँ। मतलब पता चलता है, कोई कह रहे हैं साहब आफ्टर 1 मंथ, कोई कह रहे हैं नहीं आफ्टर 2 वीक्स, या मतलब अलग अलग चीजें आ रही हैं। तो मैं आपसे एक एक्सपर्ट राय आपकी जानना चाहूंगा कि इसके बारे में क्या सही है जो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, गाइडलाइन को। जी डॉक्टर मेरे। जी, तो देखिए, वैक्सीन से एक बात समझनी जरूरी है कि वैक्सीन की वजह से किसी को कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। तो जो कई लोग ऐसा, बहुत सारे लोगों से ऐसा सुनने आया है कि हमने इस दिन वैक्सीन लगवाई थी और हमें इसके 4 दिन या 5 दिन के बाद हमें जो है सिम्टम्स आने शुरू हो गए। तो वो मोस्टली वो केसेस ऐसे होते हैं जहां पे उनको कोई प्रीवियस एक्सपोजर रहा होगा, सिम्टम्स नहीं आए, आफ्टर द वैक्सीन वो सिम्टम्स आने शुरू हो गए, तो हमने लिंक कर दिया कि वैक्सीन के बाद आए। या फिर आप आजकल आप वैक्सीन सेंटर्स जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे क्राउड होता है। कई लोग उसमें से किसी एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, इन्फेक्शन कैरियर्स हो सकते हैं, उनकी वजह से आप वहां पे आप एक्सपोज हो सकते हैं। तो उस वजह से जो है ऐसा लगता है कि हमें वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन हो, जबकि ऐसा नहीं होता। वैक्सीन विल नेवर कॉज एन इन्फेक्शन। वैक्सीन सिर्फ हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोविड-19 जनरेट कर, विच विल हेल्प अस इन फाइटिंग फ्यूचर इन्फेक्शंस। एक वैक्सीन के बाद देयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ एनीवेयर बिटवीन 2 to 4 वीक्स, जब हमारी बॉडी में कोविड-19 के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है, उतना टाइम लगता है बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने में। जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपोज हो गए हैं या आपको माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी अगर आप जाके देखेंगे, उसमें भी, और सीडीसी की भी गाइडलाइंस है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स है या आप एक्सपोज्ड है, तो आप 14 डेज तक वेट करिए और फिर वैक्सीन लगवाइए। पहला, अब इन केसेस जहाँ पे आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वेट फॉर 14 डेज एंड देन गेट द वैक्सीन।
नाउ सपोज आपने वैक्सीन फर्स्ट डोज ले ली है, आपको उसके बाद कोविड हो गया है, उस केस में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ की वेबसाइट है, उसमें गाइडलाइंस है कि यू शुड वेट फॉर नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स टू गेट योर सेकेंड डोज। डॉक्टर साहब, पॉजिटिव होने के जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उसके बाद 6 वीक्स या ठीक होने के बाद 6 वीक्स? हाँ, ठीक होने के 6 वीक्स, आप जब ठीक हो जाए उसके बाद, रिकवरी के बाद के 6 वीक्स। व्हाट डू यू अमित जी, समय का भी ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल, अब क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है और बहुत आज सी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे आज चर्चा हुई, खासकर जो कई तरह के जो मिसकॉन्सेप्शन अभी चल रहे हैं कोविड-19 को लेकर। हालांकि कई बातें रह भी गई, जैसे वैक्सीन पे अभी और बातें करनी थी, लेकिन चूंकि समय की कमी है इसलिए आज हमें सीमित बात करनी पड़ी है। मगर हम अपने मेहमानों को दोबारा आमंत्रित करेंगे और इस विषय पर दोबारा और आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए डॉक्टर मोहम्मद अली आपका भी और डॉक्टर मिलिया सिन्हा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी आपको इस तरीके से अवेयरनेस के लिए इंटरेक्ट आपके साथ करते रहें। ठीक है।